ये पहलवानों के मामले के बाद जिस तरह से समाज के अंदर जो है वो चिंतन चल रहा है कि यार हम लोग इनको हिंदू हिंदू कह के हम लोग इनको ढोते रहे, आज इन लोगों ने जब हमारी बेटियां खड़ी हैं तो क्या आरएसएस का कोई आदमी हमारे समर्थन में आया? पहलवानों ने कहा कि हम लोग जो है वो गंगा के अंदर हमारे मेडलों का विसर्जन करेंगे। उसी दिन गंगा महासभा का बयान आया। यहाँ पर कोई राजनीति की जगह नहीं है, लेकिन यही लोग राम से लेके, गंगा से लेके, गाय से लेके, राम मंदिर से लेके हर चीज पे राजनीति करते हैं। लोग कह रहे हैं कि अब हम लोग जो है वो गंगा के अंदर हमारा जो अस्थियों का विसर्जन करते थे वो वहाँ नहीं जाएंगे अब कर। आरएसएस और बीजेपी का जो एक पूरा तबका है, उनकी तरफ से जो जाट समुदाय है उसके सामने चुनौती प्रस्तुत की गई है कि आप लोगों का कितना रुतबा, कितना कद इस समय बचा हुआ है। उत्तर भारत में जो सबसे बड़ी जो जातीय समूह जो इनका मुकाबला करती रही हैं, उनमें से एक सफल समूह जो है वो जाटों का है। ये एक ऐसा समूह है जो कि आरएसएस और बीजेपी के हमेशा वैचारिक रूप से खिलाफ रहा है। उनकी जो कट्टरवादी मानसिकता यानी कि धर्म के आधार पर लोगों को जो बांटने का सिलसिला है और जो कमजोर जातियों को जो दबाने का सिलसिला है, उनके खिलाफ ये जो जातीय समूह है, ये जो जाट हैं, जो उनका जो सोकोल्ड क्षत्रियता है, उससे जो है वो कोई संबंध और कोई भी बात को कनेक्ट हम लोग नहीं करते। ये धर्म जिस तरह से अपने ही लोगों के साथ एक हिकारत का व्यवहार करता है, उसकी वजह से जो है 56% जाट जो थे वो दूसरे धर्म में चले गए। इस देश को बचाना है, संविधान और लोकतंत्र की वजह से जो चीजें हमें मिली हैं, उस चीज को यदि हमें बचाना है तो हमें इस एकता को बनाना पड़ेगा। और किस तरह से इस आरएसएस बीजेपी को हराया जा सकता है, इस बारे में जो है वो चिंतन बहुत बड़े पैमाने पर समाज में चल रहा है। और हमारे जितने महापुरुष हैं, चौधरी चरण सिंह से लेके भगत सिंह तक, इन लोगों ने किस तरह से अंतर्जातीय विवाहों का समर्थन किया है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। मेरे साथ राजस्थान के सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता जितेंद्र महिला जी हैं। उनसे बातचीत करके ये समझने की कोशिश करते हैं कि देश में इस समय जो हालात हैं, माहौल हैं, क्योंकि आप जाट समाज से आते हैं, ये बताने की कोई खास वजह है। पहले जब किसान आंदोलन हुआ उस समय उसको एक जाति विशेष के आंदोलन से जोड़ने की कोशिश हुई। अब जो गोल्ड मेडल लाइन थी देश के लिए, वो अगर धरने पर बैठी हैं महिला पहलवान, उनको भी एक जाति की लड़ाई बनाने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान में और ख़ास तौर पर उस वर्ग में जिससे आप बिलोंग करते हैं, उसमें इस तरह की मानसिकता को किस ढंग से देखा जा रहा है? देखिए नीरज भाई, आरएसएस और बीजेपी का जो एक पूरा तबका है, उनकी तरफ से जो जाट समुदाय है उसके सामने एक तरह से ये चुनौती प्रस्तुत की गई है कि आप लोगों का कितना रुतबा, कितना कद इस समय बचा हुआ है। जाट जो है वो इस समय यदि आप देखेंगे तो 3 जगह पे सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से जिनका दबदबा रहता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। तो तीनों जगह पे एक तरह से आरएसएस और बीजेपी ने जो है वो चुनौती दी है और उनको एक तरह से उनकी जगह बताने की कोशिश की है। और बार बार जो है वो किसान आंदोलन के समय से और अब जो पहलवानों के मामले के अंदर जिस तरह से सिर्फ एक जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है, ये अपने आप में जो जमीन पे जो हमारे बीच में जो चर्चा चल रही है, जो जाट समुदाय के बीच में जो चर्चा है, वो मैं आपको बताऊं कि ये पिछले चौधरी चरण सिंह और देवीलाल जी के बाद में पिछले 30 साल के अंदर ये पहला बड़ा मौका है जब अंदर से एक समालोचना शुरू हुई है। अब तक तो ये था कि आज़ादी के बाद में जो है चरण सिंह साहब प्रधानमंत्री बने, चौधरी देवीलाल जो है वो उप प्रधानमंत्री बने, कई राज्यों में जो है वो मुख्यमंत्री बने, केंद्र के अंदर कई सारी सरकारों के अंदर बड़े बड़े मंत्री बने, तो उस बात का एहसास नहीं था। लेकिन अब ये जो चुनौती प्रस्तुत की गई है कि जिस तरह से इन आंदोलनों को दबाने की कोशिश हुई, जिस तरह से एक जाति विशेष का रंग देने की कोशिश हुई, और अब पहलवानों के मामले के अंदर तो जिस तरह से जो समाज की जो बेटियां हैं और जो बहनें हैं, उनके साथ जिस तरह से वो रोई पब्लिक के अंदर आके, उससे बहुत लोग भावुक हैं। कि ये हम लोग किस स्थिति में आ गए हैं कि हम हमारी बच्चियों का, हमारी बेटियों की हम लोग एक तरह से रक्षा नहीं कर पा रहे हैं या उनके सम्मान की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। तो ये एक आप कह सकते हैं कि ये इतिहास के हम निर्णायक मोड़ पे खड़े हैं कि पिछले आज़ादी के 70 साल बाद जो पिछले 30 साल के अंदर ये पहला समय है कि जिसमें समाज बैठ के चिंता कर रहा है कि अब हमें क्या करना चाहिए। आरएसएस और बीजेपी का एक तरह से पूरी तरह से काट देने का जो प्रोसेस है कि इनको राजनीति से काट दो, इनको समाज से काट दो, इनको जो मुख्य धारा का उनकी जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स है उससे काट दो,
क्योंकि ये हमारा इतिहास रहा है। ये क्यों किया जा रहा है, सवाल इस बात का। ये महत्वपूर्ण बात है। हाँ, ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आप इस पूरे इलाके के अंदर देखेंगे उत्तर भारत में जो सबसे बड़ी जो जातीय समूह जो इनका मुकाबला करती रही हैं, उनमें से एक सफल समूह जो है वो जाटों का है। आप देखिए कि पंजाब के अंदर आज़ादी से पहले जो कांग्रेस को भी छोड़ के, मुस्लिम लीग को छोड़ के जो काम चौधरी छोटू राम और सर सिकंदर हयात खान ने यूनियनिस्ट पार्टी बनाकर किया और उन्होंने जो है वो वहां पर पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी, तो वहां पे वो कैसे हुआ, जाटों, दलितों और मुस्लिमों के एक साथ आने से। और उन्होंने जो है वो ये जो ग्रुप थे उस समय 1925 में तो बन चुकी थी आरएसएस और कांग्रेस भी थी, उन लोगों को उन्होंने अलग से चुनौती दी। उसके बाद आप देखेंगे वो चौधरी चरण सिंह साहब ने जो है वो कांग्रेस को चुनौती दी और बाद में जो है वो जनसंघ को भी चुनौती दी और बाद में हरियाणा के अंदर जो है वो चौधरी देवीलाल ने ये काम किया। उसके बाद में चौधरी कुंभाराम ने जो है वो राजस्थान में ये काम किया। उसके बाद में महेंद्र सिंह टिकैत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, महाराज सिंह भारती पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो ये जो पूरा सिलसिला है ये बताता है हमें कि ये एक ऐसा समूह है, ये एक ऐसा ग्रुप है जो कि आरएसएस और बीजेपी के हमेशा वैचारिक रूप से खिलाफ रहा है। उनकी जो कट्टरवादी मानसिकता है, यानी कि धर्म के आधार पर लोगों को जो बांटने का सिलसिला है और जो कमजोर जातियों को जो दबाने का सिलसिला है, उनके खिलाफ ये जो जातीय समूह है, ये जो जाट हैं और ये जो इतने बड़े मैंने ऐतिहासिक नाम आपको बताए, भगत सिंह भी उनके अंदर एक बहुत बड़ा नाम है जो कि जाट समुदाय से आते हैं, वो भले ही सिख थे। और इस समय सत्यपाल मलिक जिस तरह से विरोध कर रहे हैं, इस समय जयंत चौधरी, राजस्थान के अंदर हनुमान बेनीवाल और हरियाणा के अंदर एक आईएनएलडी का तबका, एक जो जननायक जनता पार्टी जो जेजेपी है, जो इस समय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, उनको छोड़ दीजिए, उन लोगों ने बहुत भावनाओं का सौदा कर लिया है और इस समय उनकी स्थिति समाज में बहुत खराब है। उनकी क्या स्थिति होगी आप देखिएगा, लोग बहुत गालियां निकाल रहे हैं उनको। तो कहने का मतलब यह है कि ये इस बात को समझते हैं कि इस इलाके के अंदर ये एक ऐसा बड़ा समूह है जो उनको चुनौती दे सकता है। इसको इस ढंग से कह सकते हैं कि कभी इन जाट समाज के लोगों ने, जो आपने क्षेत्र बताए, कभी ब्राह्मणवाद को अपने सिर पे नहीं लादा, ये कह सकते हैं? यस, कहा जा सकता है। हाँ, ब्राह्मणवाद को वैचारिक रूप से स्वीकार नहीं किया। लेकिन जब हम लोग छोटे थे, इसके अलावा हम ना कोई किसी त्योहार को जानते थे, न कोई व्रत को जानते थे, न कोई हमारे घरों में कोई साहित्य था, न कोई पोस्टर पे कोई देवी देवता थे, कुछ नहीं था। हमारे घरों के जो किसान बुजुर्ग हैं वो कभी भी बड़े बड़े तीर्थों में नहीं जाते। तो मतलब कहने का मतलब हमारे कोई इस तरह का जो इनका जो मानसिकता है और इनकी जो आइडियोलॉजी है, सबसे बड़ी जो बात है कि किसी को धर्म के आधार पे नफरत करना। और जो मुस्लिमों के साथ, मतलब राजस्थान और ये इलाके ऐसे रहे हैं कि जहां हमारे बुजुर्गों ने जब देश बटा, उस समय जो है वो मुस्लिम जो हमारे गाँव के अंदर रहते हैं उनको अपने कपड़े दे देकर अपने घरों में, अपने खेतों में रखा कि यार ये हमारे भाई हैं, हमारे साथ इनका सदियों का रिश्ता है। अच्छा, ये लोग तो कहते हैं कि मुजफ्फरनगर दंगे ऐसा प्रचारित करते हैं जाट और मुस्लिम समाज के बीच में ही हुए। नहीं, ये तो अब जैसे सत्यपाल मलिक साहब भी कह रहे हैं और यही बात मैं पता नहीं लोगों को कितना पता है, लेकिन ये बात 2014-15 से हम लोगों ने कहनी शुरू की कि ये किसी भी तरह से जो है वो जाट और मुस्लिम के बीच में नहीं था। जो बीजेपी और आरएसएस जो है उन लोगों का ये एक तरह से प्लान्ड काम है, क्योंकि आप देखेंगे कि अभी 2022 के अंदर जो है वो खतौली का एक बीजेपी का एमएलए और 11 और लोग इस मामले के अंदर जो है वो कोर्ट ने उनको दोषी करार दिया है और अभी वो लोग बेल पे चल रहे हैं, सैनी। तो आप देखिए कि मतलब बीजेपी के राज में यदि वो दोषी सिद्ध हो रहे हैं तो किस तरह से ये लोग जो है वो उस पूरे जो दंगा हुआ उसके अंदर ये इन्वॉल्व थे। और अब सत्यपाल मलिक ने भी ये बात कही है कि ये पूरी तरह से जो है वो आरएसएस और बीजेपी ने किया। और ये मैं आपको बताऊं कि ये वहीं पे क्यों हुआ, क्योंकि आप देखिए कि ये वही मैं कह रहा हूं आपको कि ये सबसे बड़ा समूह था जो आरएसएस और बीजेपी को चुनौती पेश करता है। अच्छा, मैंने जाट समाज के लोगों में एक बात और देखी, जैसे बैकवर्ड के ज़्यादातर जातियों में एक बीमारी है छतरी लगाने की, ये छतरी वो छतरी। मैंने देखा कि जाट समाज कभी भी ये झूठा छत्रित्व तो अपने ऊपर नहीं लाता है। मैंने तो कभी किसी बैनर में या जाट समाज के संगठनों में नहीं देखा छतरी लगाते हुए। सहमत हैं इस बात? बिल्कुल सहमत है। ऐसा है कभी भी नहीं। मतलब हम लोग इतने बड़े हो गए और इतना हम लोगों ने सब कुछ पढ़ा और सब कुछ देखा,
लेकिन क्षत्रियता से जो उनका जो सो कॉल्ड क्षत्रियता है उससे जो है वो कोई संबंध और कोई भी बात को कनेक्ट हम लोग नहीं करते हैं। हालांकि हमारा अपना शौर्य है, इस देश के अंदर जो सबसे ज़्यादा शहादत दी गई है आज तक आज़ादी के बाद में, वो जो है वो उसके अंदर यदि काउंट उसको किया जाएगा तो उसके अंदर बहुत बड़ा नंबर इस कम्युनिटी का है। तो लेकिन उनका जो क्षत्रियता का जो मॉडल है उसमें हम लोग फिट नहीं होते हैं। और जो दूसरी बड़ी बात जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, चरण सिंह का एक जो लेटर उन्होंने उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को उसमें लिखा, तो उन्होंने जो जिस तरह से जाति का विरोध किया कि ये जो जाति व्यवस्था है इसको जो है वो हमें ख़त्म करना पड़ेगा, ये जब तक ख़त्म नहीं होगी तब तक हम लोग एक दूसरे के अंदर संदेह और घृणा के अंदर हम लोग जीते रहेंगे। तो उन्होंने उस लेटर के अंदर वैसे तो बहुत सारे सुझाव, एक जो बड़ा सुझाव उन्होंने दिया था अंतर्जातीय शादियों का, और उन्हीं लोगों को जो है वो रिजर्वेशन मिलना चाहिए नौकरियों के अंदर। हालांकि उनकी वो बात मानी नहीं गई, उन्होंने जीवन भर उस चीज़ को जो है वो फॉलो किया। उनके बेटे जयंत चौधरी, हाँ, मेरी जानकारी में उनका भी अंतर्जातीय विवाह हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, उनके परिवार में कई सारे लोगों का। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ, उस लेटर में उन्होंने लिखा कि यदि ये इस जातिवादी व्यवस्था की वजह से ये जो धर्म है, ये धर्म जिस तरह से अपने ही लोगों के साथ एक हिकारत का व्यवहार करता है, उसकी वजह से जो है वो पंजाब के अंदर 1891 से लेके 1947 के बीच में कोई 56% जाट जो थे वो दूसरे धर्म में चले गए। अच्छा, ये बकायदा चौधरी चरण सिंह साहब ने अपने उस लेटर में लिखा है। तो मैं जिस बात की कह रहा था कि ये पहलवानों के मामले के बाद जिस तरह से समाज के अंदर जो है वो चिंतन चल रहा है, वो इस बात को लेके चिंतन चल रहा है कि यार हम लोग इनको हिंदू हिंदू कह के हम लोग इनको ढोते रहे और हम इनको ढो रहे हैं। आज इन लोगों ने जब हमारी बेटियां खड़ी हैं तो क्या आरएसएस का कोई आदमी हमारे समर्थन में आया? जाट समाज को ये समझ में आ रहा है कि ये मूर्ख बनाते थे हिंदू कहकर के। यस, अच्छा। इस बारे में बहुत चर्चा चल रही है, इस बारे में चिंतन चल रहा है। गंगा महासभा जिस दिन जब पहलवानों ने कहा कि हम लोग जो है वो गंगा के अंदर हमारे मेडलों का विसर्जन करेंगे, तो उसी दिन गंगा महासभा का बयान आया कि ये यहाँ पर कोई राजनीति की जगह नहीं है। लेकिन यही लोग राम से लेके, गंगा से लेके, गाय से लेके, राम मंदिर से लेके हर चीज पे राजनीति करते हैं। तो ये बात अब समाज के अंदर चलना शुरू हुई है और लोग कह रहे हैं कि अब हम लोग जो है वो गंगा के अंदर हमारा जो अस्थियों का विसर्जन करते थे वो वहां नहीं जाएंगे अब करने। ये आप मानते हैं कि किसान आंदोलन ने जो खाई पैदा की गई थी मुजफ्फरनगर दंगों के बाद, वो कैसे हुआ ये आपने विस्तार से बताया, लेकिन उस खाई को किसान आंदोलन ने कम किया है। फिर से मुस्लिम किसान, जाट किसान, जाटो किसान, किसान कम्युनिटी मतलब एक साथ दिखाई दी। हाँ, मतलब किसान आंदोलन ने जो है वो ये तो स्पष्ट है कि वो उस दरार को अभी बहुत भरना बाकी है, लेकिन एक मजबूत शुरुआत हो चुकी है। आप देखेंगे कि जो मोहम्मद जोला जो हैं, महेंद्र सिंह, गुलाम मोहम्मद जोला जो महेंद्र सिंह टिकैत के बहुत बड़े साथी थे, वे भी बहुत लंबे समय बाद जो है वो उस आंदोलन में दिखाई दिए था। तो अब ये बात समझ में आ रही है कि यदि इस देश को बचाना है, संविधान और लोकतंत्र की वजह से जो चीज़ें हमें मिली हैं, उस चीज़ को यदि हमें बचाना है तो हमें इस एकता को बनाना पड़ेगा। और किस तरह से इस सरकार को जो है वो इस आरएसएस बीजेपी को हराया जा सकता है, इस बारे में जो है वो चिंतन बहुत बड़े पैमाने पर समाज में चल रहा है। और एक और बड़ी बात जो समाज के अंदर आ गई थी कि क्योंकि पढ़ाई लिखाई की वजह से एक तरक्की तो हुई है, उस वजह से जो हमारे दलित भाई जो थे, उनके साथ एक जो आप कह सकते हैं कि एक थोड़ा दूरी कह सकते हैं, या एक कुछ चीज़ बनी थी जो ठीक नहीं थी, उस बारे में अब लोग बात कर रहे हैं कि यार हम लोगों ने साथ में मिलकर सामंतों से लड़ाई लड़ी। जब देश आज़ाद हुआ तो हम किसानों और ये जो हमारे दलित भाई हैं, इन सब लोगों ने इस सामंतवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इस बात को एक प्रैक्टिकल से समझ लेते हैं। हाँ। हालांकि ये निजी विषय है। आप जाट समाज से हैं, आपने एससी कम्युनिटी में विवाह किया, प्रेम विवाह हुआ, इसके बाद जिस लेवल पर विरोध होना चाहिए था आपके जाट समाज से, राजस्थान के जाट समाज से, क्या उतना विरोध हुआ या परिवर्तन हुआ था? नहीं, देखिए उसमें यह है कि कुछ तत्व ऐसे हैं जो आज भी जो है जिनका कोई वजूद नहीं है, जो साइंटिफिकली प्रूव नहीं है। और हमारे जितने महापुरुष हैं,
चौधरी चरण सिंह से लेके भगत सिंह तक इन लोगों ने किस तरह से अंतर्जातीय विवाहों का समर्थन किया है। मैं तो बहुत बार कहता हूं कि मेरे पक्ष में तो चौधरी चरण सिंह साहब खड़े हैं और उनका लेटर है, बाकायदा प्रूफ है। तो बहुत बड़े पैमाने पर ऐसी कोई बात नहीं हुई। जितने भी लाइक माइंडेड लोग हैं उन्होंने हमारा समर्थन किया और आज भी वो कर रहे हैं कि यही एक रास्ता है जिससे इस देश और समाज को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। ये मतलब कई सारे रास्तों में एक रास्ता है। हाँ। अच्छा, एक अंतिम सवाल, जिन 3 राज्यों में बताया आपने कि जाट समाज, चाहे सर छोटू राम रहे हो, चाहे कुंभाराम आर्य जी रहे हो, महाराज सिंह भारती रहे हो, चौधरी चरण सिंह जी रहे हो या महेंद्र सिंह टिकैत जी रहे हो, ये तमाम लोग आपके हिसाब से आरएसएस और बीजेपी की मानसिकता को ना पसंद करने वाले लोग थे। तो वो जो जाट समाज जिनको इतने सक्षम महापुरुष मिले, इतने जागरूक लोग मिले, कैसे आरएसएस और बीजेपी के चंगुल में फंस गया और अब इन परिस्थितियों के बाद क्या बाहर निकलता दिख रहा है? बीजेपी को नुकसान दिख रहा है इन तीनों राज्यों में? तो आपने कहा कि कैसे फंसे, तो जब व्यक्ति तरक्की करता है ना, जैसे आज़ादी के बाद में हमने शिक्षा में, हमने आप कुछ मायने में कह सकते हैं कि उद्योगों में, नौकरियों में जब तरक्की की, तो जब आदमी तरक्की करता है तो कहीं अपने इतिहास को भूलता है और वो जो तथाकथित जो उच्च वर्ग है उसका जैसा बनने की कोशिश करता है, आकर्षित करता है। तो वही हुआ कि जब थोड़ा बहुत तरक्की हुई तो इन लोगों का जो ये सिस्टम था इसके अंदर जो है वो फिर मीडिया का प्रभाव और ये सारी चीज़ें, तो उस वजह से, और फिर आरएसएस का अपना काम भी है, उसको तो मानना पड़ेगा। तो इस पूरी वजह से जो है वो उस चंगुल में गए। लेकिन अभी जो है ये जो सरकार है, ये जो 2 बड़ी घटनाएं हुई हैं, किसान आंदोलन और पहलवानों का मामला, उससे जो है वो समाज में एक बहुत बड़ी चिंता है और बहुत चर्चा है। और हमारे जो नेता हैं, मैं आपको बताऊं कि राजस्थान के अंदर हनुमान बेनीवाल जी हैं, जयंत चौधरी जी हैं, और हरियाणा के अंदर जो INLD का वो ग्रुप जो कि आरएसएस और बीजेपी के साथ नहीं है, उनको लोग बहुत सम्मान के साथ देख रहे हैं। अच्छा। और उनके साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हो रहे हैं कि आप लोग आगे बढ़ें और इन लोगों को किस तरह से जो है वो हराया जा सकता है, इनको केंद्र की गद्दी से हटाया जा सकता है। इस पर बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि ब्रजभूषण सिंह का जो मामला है वो गले की हड्डी बन चुका है भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी करवाते हैं तो उसके साथ जो तथाकथित जाति का वोट बैंक है वो बिगड़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर महिला पहलवानों को इंसाफ नहीं देते हैं तो 3 राज्यों में एक बड़ा समुदाय और वो लोग जो इंसाफ के साथ खड़े हैं वो सीधे सीधे तौर पर उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। बीजेपी के लिए खतरे की घंटी की तरह है। जितेंद्र महिला जी ने जिस तरीके से विश्लेषण किया, निश्चित तौर पर साइंटिफिक बात कही और वो बात कही जो भारतीय जनता पार्टी को इस समय समझने की जरूरत है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान। शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद नीरज भाई।